अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो कि हेल्थी ह्यूमन बींग्स के अंदर किसी भी टाइप का डिजीज या किसी भी टाइप का इन्फेक्शन नहीं प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ऐसे ह्यूमन बींग्स जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है, इनके अंदर काफ़ी बड़े बड़े डिजीज एंड इन्फेक्शंस को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल HIV एंड एड्स वाले पेशेंट, इन पेशेंट का इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है और इसी वजह से इन पेशेंट के अंदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के एग्जांपल होते हैं ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, साल्मोनेला इन्फेक्शन, ओरल कैंडिडियासिस, ईसोफेगल कैंडिडियासिस, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, हर्पेस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन, हर्पेस जोस्टर इन्फेक्शन एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं, ऐसे डिजीज होते हैं जो ज़्यादातर HIV एंड एड्स वाले पेशेंट के अंदर हो जाते हैं, क्योंकि इन पेशेंट का इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का हम एक प्रॉपर डेफिनेशन समझ लेते हैं। Opportunistic infections are infections that normally do not cause disease in healthy human beings but produce severe illness when the immune system is weakened, especially in patient with HIV और AIDS। जैसा कि अभी हमने समझा था कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो कि हेल्थी ह्यूमन बींग्स के अंदर किसी भी टाइप के डिजीज को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे ह्यूमन बींग्स जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है, जैसे कि HIV एंड एड्स वाले पेशेंट के अंदर, ये इन्फेक्शंस काफ़ी सीवियर इलनेस प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। सो ये तो था डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन अबाउट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि इस डिजीज के पीछे कॉजेस क्या होता है, किस वजह से ये डिजीज हो जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। Opportunistic infections occur due to weak immune system. In HIV or AIDS, the virus destroys CD4 cell. As CD4 cell count decreases, the immune system becomes weak and the body becomes unable to fight common bacteria, viruses, fungi and parasites. This organism take advantage of the weak immune system and causes opportunistic infections। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में समझा था कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो कि वीक इम्यून सिस्टम की वजह से हो जाते हैं। HIV और एड्स वाले पेशेंट के अंदर वायरस बॉडी के अंदर जाते हैं और CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय करना चालू करते हैं। जैसे ही CD4 सेल डिस्ट्रॉय होंगे, वैसे ही बॉडी के अंदर CD4 सेल का जो काउंट है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू होगा। जब CD4 सेल का काउंट डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होने के वजह से इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है और वीक होने के वजह से हमारी बॉडी कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरसेस, फंगाई या फिर पैरासाइट से लड़ नहीं पाती है और इसी वजह से ये सब ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। सो ये तो था इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि इस इन्फेक्शन के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। कॉमन क्लिनिकल फीचर्स इंक्लूड प्रोलॉन्ग्ड फीवर, क्रोनिक कफ, वेट लॉस, परसिस्टेंट डायरिया, ओरल वाइट पैचेस, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हेडेक, सीजर्स एंड रिकरेंट इन्फेक्शंस। जिन पेशेंट के बॉडी के अंदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ऐसे पेशेंट को फीवर काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, कफ होने लगता है, इन पेशेंट का वेट जो है काफ़ी तेज़ी से लॉस होना चालू हो जाता है, इन पेशेंट को डायरिया काफ़ी फ्रिक्वेंट होता है और माउथ के अंदर वाइट पैचेस होना चालू हो जाते हैं, ब्रीदिंग में भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होते हैं, हेडेक होना चालू हो जाता है, इन पेशेंट को सीजर्स भी होता है और काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस बार-बार होना चालू हो जाते हैं। जितने भी साइंस एंड सिम्पटम्स अभी तक हमने देखे, ये साइंस एंड सिम्पटम्स डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हुए हैं। सो ये तो था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि इस इन्फेक्शन को बिना किसी मेडिसिन के किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ CD4 काउंट। जिन पेशेंट को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस है या फिर होने के चांसेस हैं,
ऐसे पेशेंट को अपने बॉडी का CD4 सेल काउंट्स अच्छे तरीके से डेली रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करना चाहिए। इसके बाद है मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटेशन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से बचने के लिए पेशेंट को अपना जो पर्सनल हाइजीन है वो अच्छे तरीके से मेंटेन रखना चाहिए और सैनिटेशन को भी अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना चाहिए। एडिक्वेट न्यूट्रिशन टू इम्प्रूव इम्यूनिटी। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से बचने के लिए या फिर इसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को अपने बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको अच्छे तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए और इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए इन पेशेंट को न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से एडिक्वेट अमाउंट में लेना चाहिए। अवॉइडिंग एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स एंड कंडेमिनेटेड फूड और वाटर्स। जिन पेशेंट को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं ऐसे पेशेंट को इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के एक्सपोजर से दूर रहना चाहिए और कंडेमिनेटेड फूड या फिर वाटर को कंज्यूम करने से भी बचना चाहिए। सो ये तो था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस को मेडिसिन का यूज करके किस तरीके से मैनेज किया जाता है इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। इसके एग्जाम्पल है आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन एंड इथेम्ब्यूटोल। ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये मेडिसिन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब पेशेंट को बैक्टीरियल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं। इसके बाद है एंटी फंगल ड्रग्स। इसके एग्जाम्पल है फ्लुकोनाजोल, एम्फोटेरिसिन बी एंड इट्राकोनाजोल। ये मेडिसिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और एक ये मेडिसिन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब पेशेंट को फंगल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इसके बाद है एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स। इसके एग्जाम्पल है ट्राइमिथोप्रिन विथ सल्फामिथोक्साजोल एंड पायरिमिथामाइन विथ सल्फाडायाजिन। ये मेडिसिन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब पेशेंट को प्रोटोजोअल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इसके बाद है एंटीवायरल ड्रग्स। इसके एग्जांपल है गेंसिक्लोविर एंड असाइक्लोविर। ये मेडिसिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब पेशेंट को वायरल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाता है। लास्ट है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये थेरेपी काफ़ी इंपॉर्टेंट थेरेपी होता है। इस थेरेपी की वजह से पेशेंट का जो इम्यून फंक्शन है वो वापस से रिस्टोर होना चालू हो जाता है और जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं उनको भी प्रिवेंट किया जा सकता है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।